हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज दो बड़े ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। एक 9 जज बेंच ने कम्युनिटी रिसोर्सेस का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसमें आती है आर्टिकल 39 में, उसके बारे में एक फैसला दिया। और दूसरा फैसला दिया कि यूपी मदरसा एक्ट, जिसको 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, पूरा का पूरा एक्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इस बात पर कि ये एक्ट सेकुलरिज्म के आइडिया से कंट्राडिक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने आज उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। ये आज का जो जजमेंट है 70 पेज का, उसमें बहुत सी बातें आर्टिकल 30 के बारे में आई हैं, और वो बातें हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पे जो सीरीज लीगल अवेयरनेस ने बनाई है, उन 6 वीडियोस को अगर आप देखेंगे और आज के जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से करेक्ट लॉ का इंटरप्रिटेशन आपके सामने मैंने पेश किया है। आइए आज के केस को समझते हैं। बात कही जा रही है कि मदरसे को रेगुलेट करने के लिए 1908 में पहली रेगुलेशन बनी कॉलोनियल पीरियड में, लेकिन मदरसे बहुत पुराने हैं। मदरसे की परिभाषा के सिलसिले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि वो स्कूल है और कॉलेज है। मैं आपको बता चुका हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर सीरीज के वीडियो में कि मदरसे का मतलब यूनिवर्सिटी भी होता है। पुराने मदरसे हायर एजुकेशन भी रखते थे। ये तो मुसलमानों के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई कि उन्होंने खुद सेकुलर एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन को अलग अलग कर लिया, और उसके बाद से उनके मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के बारे में उतने एक्सीलेंस के सेंटर नहीं रहे जितने वो पहले थे। हैदराबाद के पास ही अगर आप बिदर में जाएं तो महमूद गवा का एक बड़ा पुराना मदरसे की बिल्डिंग आपको डिलैपिडेटेड कंडीशन में मिल जाएगी, और उसमें आप देखेंगे कि सारी मॉडर्न साइंसेस के डिपार्टमेंट्स थे। पहली 3 और 4 सेंचुरीज में जो इस्लाम ने बड़े ज्यूरिस्ट और साइंटिस्ट पैदा किए, वो सब के सब मदरसों की प्रोडक्ट थे। देश के फ्रीडम मूवमेंट में मदरसों ने अहम रोल अदा किया। आपको बता चुका हूं किसी वीडियो में कि ताजीरात हिंद में बगावत मुल्क से सेडिशन का प्रावधान 124A नहीं था। जब उलमाए किराम ने फैसला दिया, फतवा दिया कि जिहाद किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ, अब जाहिर है कि फतवा एक ओपिनियन था, इसके साथ कोई वायलेंस नहीं थी, इसलिए एक प्रावधान बनाया गया और ताज़ीरात हिंद में एक तरमीम की गई, एक अमेंडमेंट किया गया। जमीयतुल उलमाए हिंद मदरसों की और उलेमा की जो बड़ी बॉडी थी, मुल्क के बंटवारे और पार्टीशन के विरुद्ध थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक गलत फैसला आया मार्च में। यूपी मदरसा एक्ट 2004 यूपी असेंबली ने पास किया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए, मदरसों में दी जाने वाली पढ़ाई के स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, मदरसों में मॉडर्न लिबरल एजुकेशन के प्रावधान करने के लिए। उस पूरे एक्ट को निरस्त कर देना, जाहिर है कि ये जजमेंट एक लो हैंगिंग फ्रूट था। असली जजमेंट तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में होगा, और उससे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 30 पर अब क्या व्यू रखती है। 24,000 यूपी में मदरसे हैं, उनमें से तकरीबन 500 ऐसे हैं जिनको एड मिलती है, वो भी बहुत कम। 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं।
17 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इन मदरसों में पढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, मुगलों के जमाने में भी और अंग्रेजों के जमाने में भी बहुत से हिंदूज भी मदरसों में पढ़ते थे। राजा राम मोहन रॉय एक मदरसे में पढ़े हुए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बार बार सेकुलरिज्म का जिक्र आया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो मदरसा एक्ट है यह सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैरिफाई किया, इंदिरा नेहरू गांधी के जजमेंट को कोट किया, जिसमें खुद चीफ जस्टिस के फादर जज रह चुके थे। इंदिरा नेहरू गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ये कह चुकी है कि एक ऑर्डिनरी लॉ को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे टेस्ट नहीं किया जा सकता। दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में कोर्ट ने डेवलप किया था संविधान के संशोधन को टेस्ट करने के लिए। अगर दस्तूर में कोई तरमीम की जा रही है तो वो तरमीम वैलिड है या नहीं है उसको देखने के लिए एक नैरोअर टेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया केशवानंद भारती में। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लैरिफाई किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह फाइंडिंग गलत है कि यूपी मदरसा एक्ट नंबर 1 सेकुलरिज्म जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसके प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और दूसरी चीज ये कि बेसिक स्ट्रक्चर की बुनियाद पर यूपी मदरसा एक्ट को इवैल्यूएट करना और एग्जामिन करना यह कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलरिज्म का मतलब यह भी है कि सरकार इक्वालिटी क्रिएट करे सारे मजाहिब के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें आज आर्टिकल 30 के बारे में कही हैं जो देखना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में जो डायरेक्ट आर्टिकल 30 पर है उनमें से कितनी बातें कोर्ट फॉलो करती है। मदरसों का मामला मेरी नजर में आर्टिकल 30 का डायरेक्ट मामला नहीं है। बेसिकली ये मामला आर्टिकल 26 का है। चीफ जस्टिस ने खुद लिखा अपने जजमेंट में कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने इंस्टीट्यूशंस कायम करने का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 के तहत है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन देने का भी उन्हें अधिकार है। आर्टिकल 30 रिलीजियस एजुकेशन के साथ सेकुलर एजुकेशन की बात जरूर करता है, लेकिन बेसिकली आर्टिकल 30 सेकुलर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से डील करेगा, जैसे आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से डील करता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार को हक होगा कि चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन 26 के तहत हो या आर्टिकल 30 के तहत हो, उनमें रेगुलेशंस लाएं ताकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और एक्सीलेंस को हासिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं ये बात अपने वीडियोस में बार बार कह चुका हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर सीरीज में, कि किसी भी अक़लियत को यह अधिकार नहीं कि वो अपने इदारों को मेल एडमिनिस्टर करें। चीफ जस्टिस ने कहा एड मिलने से माइनॉरिटी कैरेक्टर पर फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी मानने से इनकार किया कि मदरसों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इसलिए आर्टिकल 28 का वायलेशन हो रहा है। कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी भी जाती हो मदरसों में, लेकिन रियल बात यह है कि मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। और किसी भी भारत के नागरिक का यह अधिकार है कि वो कह दे कि मुझको सिर्फ किसी रिलीजन में और थियोलॉजी में, चाहे वो हिंदू धर्म की हो या ईसाई धर्म की हो या इस्लाम की हो, उसमें स्पेशलाइज करना है। यह मैटर ऑफ चॉइस है। अगर कोई फिजिक्स ना पढ़ना चाहे तो जबरदस्ती उसको फिजिक्स नहीं पढ़ाई जा सकती। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन में अंतर है। मदारिस बेसिकली रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। इन एनी केस आर्टिकल 28 में गुंजाइश है
ریلیجس انسٹرکشن بھی دی جا سکتی ہے اگر وہ انسٹیٹیوشن ایڈڈ ہے یا گورنمنٹ ریکوگنائزڈ ہے ود دا کنسنٹ آف دا چائلڈ اینڈ دا کنسنٹ آف پیرنٹس. الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مدرسوں میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اینول سروے آف اسٹیٹ آف ایجوکیشن کو دیکھیں, سال در سال جو اس کی رپورٹ آ رہی ہے, 14 سے 18 ایئرس کے جو بچے ہیں, کیا ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اکثر اسٹینڈرڈ 2 کی صرف ٹیکسٹ بک پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے تقریباً 50% کلاس 5 کا میتھس نہیں کر سکتے. ہائر ایجوکیشن پہ اگر آئیں, ہماری یونیورسٹیز, یہ مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, دیش کی سیکولر اور ماڈرن اور لبرل وشودیالوں کی بات کرتا ہوں. فیگرز کیا کہتی ہیں؟ 45% of our graduates are unemployable. مدرسوں میں کوالٹی ایجوکیشن کا درد ہو اور اس کی فکر ہو, قابل تحسین ہے, ویلکم ہے, لیکن دیکھیں ان کا کیریکولم. ہائی کورٹ نے اس کیریکولم کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں. میتھس اس میں ہے, ہوم سائنس اس میں ہے, ہندی اس میں ہے, انگلش اس میں ہے, سوشل سائنس اس میں ہے. تھیولوجی تو بہت کم ہے. اردو کو اور فارسی کو اور عربک کو تھیولوجی نہیں مانا جا سکتا. یہ بھاشائیں ہیں, یہ دھرم نہیں ہے. سنسکرت ایک بھاشا ہے, اس کو ہندو دھرم نہیں کہا جا سکتا. عربک ایک بھاشا ہے, اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا, جبکہ قرآن عربک میں ہے یا ویداس سنسکرت میں ہے. تو اگر وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جو کیریکولم آج ہے, اس کیریکولم کو بھی دیکھیں تو اس میں اسٹیٹ نے انف ماڈرن سبجیکٹس کا پراودھان کر دیا ہے. یہ ایک ایکٹ ہے, سپریم کورٹ نے کہا ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے, وہ بورڈ دیکھے گا کہ سلیبس کیا ہوگا, ایگزام کیا ہوگا, اسٹینڈرڈز کیا ہوں گے, ٹیچرز کون اپوائنٹ ہوں گے, اور سرکار کو یہ ریگولیٹ کرنے کا حق ہے. دراصل الہ آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یو پی سرکار کو اور یو پی ودھان سبھا کو یو پی مدرسہ ایکٹ پاس کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اس لیے حق نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز یو پی اسمبلی کے جورسڈکشن میں نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا کہ ایجوکیشن تو پہلے اسٹیٹ لسٹ میں ہی تھی, اسمبلیز کو ہی حق تھا, بعد میں وہ آئے گی کانکرنٹ لسٹ میں. اس لیے کسی ادارے میں ریلیجس ایجوکیشن دی جاتی ہے, اس کا مطلب یو پی اسمبلی کو اس پر لا پاس کرنے کا حق نہیں ہے. یہ غیر دستوری بات ہے. سپریم کورٹ نے اس کو نہیں مانا. سپریم کورٹ نے فاضل اور کامل ڈگریز کے بارے میں ضرور یہ بات کی کیونکہ یہ 12th کے بعد کی ڈگریز ہیں, اور یو جی سی ایکٹ ایک سینٹرل لا ہے, اور ڈگری ریکگنیشن اور کوآرڈینیشن اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز ہائر ایجوکیشن میں ایک سینٹرل لا کے تحت ہے. اس لیے یہ جو یو پی کا لا ہے یہ سینٹرل لا سے کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. کیونکہ یہ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے اس لیے اس پورشن کو سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کا غیر دستوری مانا. مدارس کو یو جی سی کو اپروچ کرنا چاہیے, اپنے سلیبس دکھانے چاہیے, ویدک سنستھاؤں کے سلیبس بھی دکھانے چاہیے. کئی ویدک اسکولوں کی ڈگریز ایٹ پار ریکوگنائزڈ ہیں, تو مدارس کی بھی کامل اور فاضل کی ڈگری کو یو جی سی ریکوگنائز کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے. یو پی کے مدرسوں نے راحت کی سانس لی ہوگی. وہ 17 لاکھ بچے جو ان مدارس میں پڑھتے ہیں, جن کے بارے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ سب کے سب سرکاری اسکولوں میں ایڈمٹ کرا دیے جائیں. کیا ہے ہمارے سرکاری اسکولوں کی حیثیت کہ ایک بڑی تعداد میں پورے اسکول میں صرف ایک ٹیچر ہے. اگر یہ بچے بھی وہاں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟
اب ان بچوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. یوپی کے مدرسے جیسے پہلے کام کرتے تھے اس طرح سے کام کرتے رہیں گے. یوپی مدرسہ ایکٹ کو سنویدھانک مانا ہے. بہار مدرسے ایکٹ کا بھی ذکر کیا. بہار مدرسے ایکٹ میں جو 1990 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس کے سلسلے میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ریگولیٹنگ پراودھان ہے، اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو مدرسے کی ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن اور انتظام میں دخل اندازی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ان کو ڈیزالو کرتا ہے، ان کے اقلیتی کردار کو ختم کرتا ہے تو غیر دستوری ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لا چیف جسٹس آف انڈیا نے یوپی مدرسہ ایکٹ میں آج لے ڈاؤن کیا ہے وہ اور کلیئرٹی کے ساتھ زیادہ ڈیٹیل میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیس میں منشن کیا جائے گا. لیگل اویئرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائڈلی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں اور بھارت کی نیائے ویوستھا میں پورا فیتھ رکھیں. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ.